नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सुल्तानपुर लूटकांड और मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वैसे ये कोई पहला एनकाउंटर नहीं है जब योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी कई एनकाउंटर ने योगी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए। विपक्ष एनकाउंटर को जाति और समुदाय का एंगल देता आया है कि जाति और धर्म देखकर ही एनकाउंटर हो रहा है और बुलडोजर भी चल रहा है। हालांकि यूपी पुलिस का ये साफ कहना है इस मामले में कि जाति धर्म देखकर एनकाउंटर नहीं होता। वहीं विपक्ष के कई नेता सुल्तानपुर लूटकांड और मंगेश यादव एनकाउंटर मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। कई नेता मंगेश यादव के परिवार से मिलने के लिए भी उनके घर जा रहे हैं। कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मंगेश यादव के घर पहुंचे थे। वहीं अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी सरकार को घेरा है। बता दें कि सुप्रिया सुनित ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस घटना में शामिल 11 अपराधियों में से सिर्फ एक मंगेश यादव को एनकाउंटर में मारा जाता है, जबकि घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया जाता है। किसी की जान नहीं ली गई। अगर पुलिस का इरादा मंगेश यादव को जिंदा गिरफ्तार करने का होता तो पुलिस सिर्फ एक गोली मारकर पकड़ सकती थी, जैसा इस मामले के 3 और अपराधियों के साथ किया गया है। मगर एसटीएफ ने मंगेश को 4 गोलियां मारी, वो भी पैर से ऊपर वाले भाग में। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुनित ने, जरा वो भी आप सुनिए। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल क्या खड़े हुए, कुछ लोग बड़े विचलित हो गए। लोग तो यहां तक कहने लगे कि आपको अपराधी की भी जाति दिख रही है। लेकिन कुछ सच ऐसा है जो जान लेना जरूरी है। दिन था 28 अगस्त और दिन दिहाड़े सुल्तानपुर शहर में मशहूर सर्राफ भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई। पुलिस के मुताबिक इस लूट में कुल 11 बदमाश शामिल थे और इसका मुख्य आरोपी विपिन सिंह नाम का एक आदमी था। इस पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक 8 जिलों में लूट के, चोरी के, हत्या के प्रयास के, डकैती के करीब 36 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन विपिन सिंह बड़े नाटकीय तरीके से पुलिस को चकमा देता है और 4 सितंबर को जाके कोर्ट में सरेंडर कर देता है। लूट के 4 दिन बाद मतलब 2 सितंबर को पुलिस मंगेश यादव के घर पहुंचती है। आधे कपड़ों में लेटे हुए मंगेश को पुलिस रात के करीब 2 बजे अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके 3 दिन बाद, 2 को लेके गई, 3 दिन बाद 5 सितंबर की सुबह मंगेश को तथाकथित एनकाउंटर में मार दिया जाता है। एसटीएफ दावा करती है कि मंगेश के पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक और लूटे हुए जेवर बरामद किए गए। अभी तक ये जेवरात कहीं दिखे नहीं है। इसके अलावा पुलिस जब मंगेश को अपने साथ लेके गई थी तब वो निहत्था था, ये उसके परिवार का कहना है। उसके पास कुछ नहीं था। इस घटना में शामिल 11 अपराधियों में से सिर्फ एक मंगेश यादव का एनकाउंटर किया जाता है, जबकि घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनमें से किसी की जान नहीं जाती है। तो अगर पुलिस का इरादा मंगेश को जिंदा गिरफ्तार करने का होता तो पुलिस सिर्फ एक गोली मारकर उनको पकड़ सकती थी, जैसा इस मामले में 3 और अपराधियों के साथ किया गया। मगर एसटीएफ ने मंगेश को 4 गोलियां मारी और वो चारों गोलियां उसको पैर से ऊपर के हिस्से में मारी गईं। इस एनकाउंटर को जूता नहीं, चप्पल पहनकर अंजाम देने वाले यूपी एसटीएफ के सीओ धर्मेश कुमार शाही हैं, जो सब इंस्पेक्टर से सीओ बने हैं। 2019 में वो डिप्टी एसपी की रैंक पर प्रमोट हुए थे। ये वही शाही हैं जिन्होंने अभी तक करीब 50 से अधिक एनकाउंटर किए और इनके बहुत सारे एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं। ये वही डीके शाही हैं जिनकी पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता हैं। हाल ही में वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य नियुक्त की गई हैं और इसके साथ ही वो गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। तो ये बीजेपी से तार हो गए। मंगेश एनकाउंटर की जांच भी डीके शाही के सजातीय अधिकारी एसडीएम विदुषी सिंह को दी गई है। इसमें तो किसी को कोई अचंभा हो ही नहीं सकता है। खैर, जो लोग अपराधी की जाति पर उठ रहे सवालों से विचलित थे, क्या अब उनके पास कोई जवाब है? क्या अब वो आक्रोश नहीं दिखाएंगे? क्या अब उनको अन्याय नहीं दिखेगा? क्या अब वो ज्ञान नहीं देंगे? असलियत तो ये है कि आक्रोश दिखाने वाले लगभग सारे न्यूज रूम में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इक्का दुक्का कोई होगा तो वो कैमरा चलाता होगा, उसका ना शो की हेडलाइन से, ना न्यूज़पेपर की सुर्खी से, ना बनावटी आक्रोश से कोई लेना देना भी है।
असलियत ये भी है कि आईना दिखाने पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन सच से आखिर मुंह कब तक मोड़ा जाएगा? और कौन बताएगा कि 11 लोगों में एनकाउंटर सिर्फ मंगेश यादव का ही क्यों हुआ? कौन बताएगा कि डीके शाही के बीजेपी से जुड़े हुए तारों पर जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि चप्पल पहनकर एनकाउंटर कैसे किया जाता है? तो सुना आपने किस तरह से सुप्रिया सुनित ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कई सवाल भी खड़े किए हैं। बता दें कि मंगेश यादव एनकाउंटर मामला यूपी का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव होना है तो विपक्ष भी इस मुद्दे को भुना रहा है और कोई 1-2 सीट पर तो उपचुनाव होना नहीं है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसलिए ऐसे मुद्दे विपक्ष जो है वो जमकर उठा रहा है और सत्ता पक्ष को घेर रहा है। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता योगी सरकार पर जाति के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। वही बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव जातिवाद के नाम पर अपराधियों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। मायावती ने भी इस मामले को लेकर भाजपा सपा पर हमला बोला है और बसपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर होने का भी दावा किया है। वहीं जिस तरह से जाति का एंगल दिया जा रहा है उसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस ने पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कार्रवाई की है। विपक्षी दल लगातार इस मामले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़े कर रहा है। जाति देखकर एनकाउंटर किए जाने के आरोप के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है। जब गोलियां चलती हैं, जिन पूर्व अधिकारियों व कर्मियों ने भी इस तरह की कार्रवाई का सामना किया है उन्हें भी सब सच पता है। पुलिस पर लग रहे सभी आरोप निराधार है। ऐसी सभी बातों का मैं खंडन करता हूं। यानी कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मैं ऐसी सभी बातों का खंडन करता हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो भी आप सुने। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। तो सुना आपने, डीजीपी प्रशांत कुमार का यह साफ कहना है कि जाति और धर्म देखकर किसी अपराधी का एनकाउंटर नहीं होता है, जाति धर्म देखकर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन विपक्षी दल हैं वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं, यही हमला बोल रहे हैं कि यूपी की बीजेपी सरकार जो है वो जाति और धर्म देखकर ही कार्रवाई करती है, जैसा कि इस मामले में भी यही बातें कही जा रही है। वही अखिलेश यादव लगातार हमलावर है ही। एक बार फिर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाए। ऐसे लोगों से बस इतना पूछना है कि क्या न्यायालय से किसी की जान भी वापस मिल सकती है? ये बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है कि क्या न्यायालय से किसी की जान भी वापस मिल सकती है। हालांकि इस मामले को लेकर जिस तरह से जो राजनीति हो रही है इसका असर विधानसभा उपचुनाव पर कितना पड़ता है, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से जाति का एंगल जो दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा उपचुनाव पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। और इस वक्त यूपी में विधानसभा चुनाव का माहौल भी बना हुआ है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले ने इस वक्त बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कई सवाल बीजेपी सरकार पर खड़े हो रहे। एनकाउंटर के जो घटनास्थल थी वहां की जो तस्वीर सामने आई, डीके शाही की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उस तस्वीर ने भी कई सवाल खड़े किए। चप्पल में उनकी तस्वीर सामने आई, उसको लेकर अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस है और आज़ाद अधिकार सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। तो इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त जमकर राजनीति हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।